चलिए, संविधान और इतिहास के विकास में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमने उसके डिफरेंट फेजेस कवर करने हैं, इस बात का हमने संकल्प लिया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक फॉरेन पॉलिसी किस तरह से आपकी इंटरनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट से कनेक्टेड होती है, क्यों आप एक इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल्स पर आधारित, क्योंकि आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफ़िल करने होते हैं। इससे बड़ा लार्जर इंटरेस्ट होता है, दैट इज़ अ ग्लोबल इंटरेस्ट, जो आप चाहते हैं कि उसमें अधिकतर आपका इन्फ्लुएंस रहे। फॉरेन पॉलिसी का इसमें अहम रोल रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने आपको जवाहरलाल नेहरू के समय में हुए कई एक्ट, कई इवेंट्स समझाएं, वेस्ट और ईस्ट के साथ संबंध बताएं, कहाँ फेलियर रहा, कहाँ सक्सेस भी मिला, इंडिया की इमेज कहाँ स्ट्रेंथेंड हुई, कहाँ इंडिया इंडो चाइना वॉर में बीट हुआ, विफल पड़ा, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर पड़ी, हमने उसको भी समझा। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और समझते हैं कोरियन वॉर के बाद का एक और बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट। इसमें भी हम देखेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी को समझने के प्रयास करेंगे। हम हर इवेंट, हर एक्ट के माध्यम से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिकली ये क्लियर हो जाए कि फ़ॉरेन पॉलिसी किस तरह से डेवलप होती है, उसके पीछे किस तरह से आइडियोलॉजी वर्क करती है एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक पर्सन की पर्सनैलिटी, और किस तरह से पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द कंट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी इकोनॉमिक रिलेशंस, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं एक फ़ॉरेन पॉलिसी को। इसे हमने समझने की कोशिश की थी अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से। उसी प्रोसेस में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम अब देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट स्वेज़ कनाल का इशू। देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। 1956 की बात है, स्वेज़ कनाल इजिप्ट के द्वारा, इजिप्ट यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि इजिप्ट के उस समय के प्रेसिडेंट नासिर जो हैं वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के काम कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। टोटल अगर हम बात करें तो उसमें 5 बड़े नेता आते थे, जिसमें यूगोस्लाविया के टिट्टो आते थे, मार्शल टिट्टो। इसी तरह से अफ्रीका से 2, इजिप्ट से आते हैं नासिर और घाना से आते थे नक्रूमा। इसी तरह से भारत से आते थे जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया से आते थे सुकर्णो। तो ये 5 मेन लीडर हुआ करते थे उस समय में, जिनके द्वारा मिलकर के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंसेप्ट को शेप दी गई थी। तो इसी में नासिर हुआ करते थे इजिप्ट में उस समय के उनके प्रीमियर। और स्वेज़ कनाल 1956 का ये इशू है। स्वेज़ कनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बात करते हैं, ये भारत है, उसके बाद ये अरेबियन सी, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो मान लीजिए कि ये अरेबियन पेनिनसुला, उसके बाद ये अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये इस तरह से इजिप्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये अफ्रीका बनेगा। तो कुल मिलाकर के मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने का काम स्वेज़ कनाल किया करती है, जो रेड सी से होकर के गुज़रती है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है स्वेज़ कनाल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वैसे भी जनरल नॉलेज में आ जाता है। तो ऐसे में ये जो स्वेज़ कनाल है, ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ऑलवेज सस्पिशियस रहती हैं उन मुल्कों को रह करके जो इसके आसपास हैं, ताकि कोई भी मुल्क किसी तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट ना करे और स्ट्रेटजिकल पोजीशन हार्म ना कर दे किसी कंट्री की। क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेक है ईस्टर्न वर्ल्ड में। ईस्टर्न वर्ल्ड की भी ज़रूरतें जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से पूरी होती हैं इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के वाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट हो जाता है स्वेज़ कनाल। ऐसे में 1956 में इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर के द्वारा जो स्वेज़ कनाल है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। ये एक्ट पसंद नहीं आता है यूरोपियन कंट्रीज़ को। ब्रिटेन और फ्रांस इस पर ऑब्जेक्शन रेज़ करता है कि नासिर के द्वारा इंटरनेशनल चार्टर की अवहेलना की गई है। वो किस इंटरनेशनल चार्टर की बात करते हैं? वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। वो कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत स्वेज़ कनाल एक तरह का इंटरनेशनल एसेट है। इसको आप इस लेवल पे नेशनलाइज नहीं कर सकते कि ये आपके कंट्रोल में चला जाए। ये उस इंटरनेशनल चार्टर की अवहेलना है। इसको लेकर के वो उस समय में इजिप्ट के ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन इजिप्ट इसे जून जुलाई के महीनों में नेशनलाइज कर चुका होता है। 1956 की ये घटना है। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल, ये तीनों मिलकर के अक्टूबर 1956 में इज़राइल के ऊपर इजिप्ट के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं
और जब इजिप्ट के ऊपर चढ़ाई होती है, अटैक होता है, इजिप्ट अकेला है, उतना मजबूत नहीं है, लेकिन इजिप्ट पार्ट है नॉन अलाइनमेंट का। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहीं से क्लियर होती है कि इंडिया न्यूट्रल नहीं था, इंडिया नॉन अलाइनमेंट के कंसेप्ट में था। और वो यहाँ से प्रमाणित हुआ कि इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया बहुत ही स्ट्रांगली, और यूनाइटेड नेशन को इस बात की रिक्वेस्ट की कि यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्सेस भेजे, इजिप्ट को प्रोटेक्ट करे ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल से, और वो फोर्सेस यहाँ पर पीस रिस्टोर करने का काम करें। एक तरफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर एक इनिशिएटिव लेने को कहा, दूसरी तरफ इंडिया ने इस बात के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो ये मान ले कि इंटीग्रल पार्ट है सुएज़ कनाल इजिप्ट का, तो अगर नेशनलाइजेशन किया है नासिर ने तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल अपोजिशन बहुत स्टिफ थी इस मुद्दे पर, तो इंडिया ने इजिप्ट को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अगर मीडिएशन ऑफ़र की जाती है और यूनाइटेड नेशन फोर्सेस अगर वहाँ पर आ रही हैं तो उन्हें स्वीकार करे। तो इजिप्ट ने, ऐसा माना जाता है कि इंडिया के ही इस परसुएशन पर यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन को समय स्वीकार किया, यूनाइटेड नेशन फोर्सेस को वहाँ पर इस्टेब्लिश होने दिया, और फाइनली वापस से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की शर्तों पर वो चला गया, और इंटरनेशनल चार्टर जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत साइन हुआ उसे रिस्पेक्ट अकॉर्ड की, और जो यथास्थिति बनी थी सुएज़ कनाल की पहले, उसी यथास्थिति को फिर से बहाल कर दिया। तो ऐसे में इस पूरे के पूरे प्रकरण में भारत की बहुत अहम भूमिका थी। इससे पता लगता है कि भारत ईस्ट और वेस्ट में बराबर शमूलियत रखता था, भारत हर तरह से इंटरवीन करता था इंटरनेशनल इवेंट्स में, और उसका एक प्रबल उदाहरण इस समय में ये सुएज़ कनाल का इशू होकर के आया। इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया, उस समय इजिप्ट को कंप्लीट बैकिंग प्रोवाइड की, यूनाइटेड नेशंस में एक अपनी आवाज़ रखी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे इस बात को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस की ऑपोजिशन भी इंडिया को झेलनी पड़ी थी, लेकिन इंडिया ने ये एक रोल प्ले किया। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये वो दौर है जवाहरलाल नेहरू का, जिसके दौरान मैंने आपको कई इवेंट्स पढ़ाए। हमने देखा किस तरह से इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन के तहत उन्होंने अपना रोल प्ले किया वियतनाम में, हमने देखा किस तरह से न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन के तहत उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज करवाए कोरियन वॉर के बाद, हमने ये देखा कि किस तरह से उन्होंने बाद में इनके समय में नहीं, वो बाद में होगा, लेकिन वियतनाम में हुई हो ची मिन की अध्यक्षता में लिबरेशन मूवमेंट को इंडियंस ने और इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने सपोर्ट किया। हमने देखा है इंडिया ने किस तरह से पंचशील का सिद्धांत दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इंडिया लेकर के आगे बढ़ा, और नॉन अलाइनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस को हमने ऑब्जर्व किया। तो ये पूरा का पूरा नेहरू का फेज़ है, 1947 से शुरुआत होकर के 1962 तक प्रभावशाली रहा, और इसमें नेहरू की आइडियोलॉजी ही काफ़ी हद तक एग्जीक्यूट हुई। इसे फेस ऑफ आइडियलिज्म भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो रियलिटीज़ हम पर पोज हो रही थी, जो रियल कंस्ट्रेंट्स थे उस समय, उनको दरकिनार करके भारतीय पॉलिसी मेकर्स ने उस समय में आइडियलिज़म पर ज़्यादा फोकस किया, इस बात पर ध्यान दिया कि भाई हमारा सिद्धांत है कि हम फ्रेंडशिप अपनाएंगे, हम म्यूचुअल पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अपनाएंगे, हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कंसेप्ट को अपनाएंगे, नॉन अग्रेशन और नॉन इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को अपनाएंगे, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इस फेज़ में इंडिया रहा, लेकिन हमने देखा नेगेटिव भी इम्पैक्ट हुए बहुत ज़बरदस्त। हमने डिफेंस पर खर्चा नहीं किया उस लेवल पर, क्योंकि हमने उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं माना था, समझा नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर इस्तेमाल करने चाहिए। इस समय कंट्री एक डिटेरियोरेटिंग कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है आफ्टर द कॉलोनियल रूल, हमें उसे आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देना है। ऐसे में वो रिसोर्सेज हमें इंडिया की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करने हैं, लेकिन इसका हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इंडो चाइना वार के दौरान हमें हार का मुंह देखना पड़ा, और इसके बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अब आपको शिफ्ट नज़र आएगा 1962 के बाद। तो इसलिए 1962 को भी हमने एक फ़ेज़ माना था कि हम यहाँ से एक नेक्स्ट फेज़ की ओर बढ़ेंगे। पहला फेज़ आइडियलिज्म का यहाँ ख़त्म होगा, सेकंड फेज़ सेल्फ हेल्प का यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें एक ब्रीफ डिस्कशन में ये भी देख लेना चाहिए कि भारत के उस समय के अलग अलग मुल्कों के साथ संबंध कैसे थे। हालांकि हमारे एलेबोरेटेड डिस्कशन में वो क्लियर ही था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट भारत के लिए नेपाल चूँकि हिमालय के साउदर्न स्लोप्स पे आता है और इंडिया के नर्दर्न टेरिटरी नेपाल से टच होती है। स्ट्रेटेजिकली ऑलवेज़ नेपाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था। ख़ास तौर पर जब चाइना तिब्बत की ओर बढ़ा, उसके बाद से नेपाल का महत्व भारत के लिए बहुत बढ़ गया।
नेपाल की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को इंडिया ने 1950 से ही तवज्जो दी। इंडिया ने कंसिडर किया कि नेपाल की अपनी एक सॉवरेनिटी है, उसकी अपनी एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इंडिया उसको रिस्पेक्ट देता है। नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया ने साइन की। इंडिया का रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ स्थापित हुआ। इस पर हमारे डिटेल में लेक्चर अवेलेबल हैं, इंडो नेपाल रिलेशंस को लेकर के, मधेशी इशू को लेकर के, काला पानी इशू को लेकर के। आप जाइए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में वो पड़े हुए हैं, आप उन्हें कंप्लीट लेंथ के लेक्चर्स को सुनिए। तो इस तरह से इंडिया के नेपाल के रिलेशन सौहार्दपूर्ण रहे। नेपालीज़ को भारत में खास प्रावधान दिए गए, वो भारत में आकर के कामकाज कर सकते थे। भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर्स नहीं रहे, सड़कों के माध्यम से आप आवागमन कर सकते थे। इस तरह की खास सुविधाएं दोनों मुल्कों में रही। नेक्स्ट भूटान की बात आती है। भूटान भी इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भूटान और इंडिया, इसके बाद आ जाता था चाइना। तो चाइना और इंडिया के बीच में अगर हम बात करें तो भूटान एक बहुत महत्वपूर्ण जोग्राफिकल लोकेशन रखता है। भारत भूटान की भी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को रिकॉग्नाइज़ करता है। 1949 से ही ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भूटान के साथ साइन थी। इसके तहत जब भारत ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की तो ये कमिटमेंट था इंडिया का कि भूटान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं भूटान इस बात को कमिट करता था कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में वो इंडिया से गाइडेड रहेगा। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। इंटरनल अफेयर्स में इंडिया की कोई दखल नहीं रहेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूटान इस बात का ख्याल रखेगा कि भारतीय राय को वो तवज्जो देगा। इस तरह से भूटान के साथ भारत के संबंध विकसित हुए और आगे बढ़े। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के ईस्ट की ओर आ जाएं, बर्मा को अगर हम देखें तो बर्मा म्यांमार भारत के अच्छे संबंध थे। 1948 में ही म्यांमार, 1947 में भारत, उसके बाद बर्मा आज़ाद हो जाता है। जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यू नू हुआ करते थे, भारत के अच्छे संबंध रहे हैं बर्मा के बाद, लेकिन वहाँ पर बाद में डिक्टेटर रूल आ चुका था। मिलिट्री ने वहाँ पर कमान संभाल ली थी और इसके बाद जब वहाँ पर डिक्टेटर रूल आया तो भारत के साथ संबंधों में अंतर तो पड़ा और काफ़ी हद तक बर्मा पर इन्फ्लुएंस जो है वो चाइनीज़ फोर्सेस का रहा, चाइनीज़ डिप्लोमेसी का रहा। तो वो एक तरह से चाइना के क्लोज ज़्यादा जाता रहा एज़ कम्पेयर टू भारत। लेकिन फिर भी बर्मा के साथ हमारे व्यापारिक संबंध ठीक ठाक रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन उतने सौहार्दपूर्ण नहीं रहे जितने भारत के शुरुआती दौर में हुआ करते थे। उसका कारण यह था कि भारत जिस तरह के रूल को सपोर्ट करता था, जिस तरह की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट करता था, एंटी कॉलोनियल फोर्सेस को इंडिया अपोज करता था, उसकी एंटी चीज़ें बर्मा में इंस्टॉल होनी शुरू हो गई थी। वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप को अनइंस्टॉल कर दिया गया था। वहाँ पर एक तरह का तानाशाही शासन आ चुका था, मिलिट्री रिजिम वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका था और इसके बाद से फिर भारत वहाँ पर जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे दबाने के काम किए गए थे। आप सब जानते हैं आंग सान सू की बहुत मशहूर है इस बात को लेकर के, उनका केस बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भारत के संबंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, लेकिन उतने ख़राब भी नहीं रहे, ठीक ठाक रहे। इसके बाद बात आ जाती है थाईलैंड की। देखिए, आपको मैं बता दूं, थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी किसी कॉलोनियल पावर के अंडर नहीं रहा। जब भारत, चाइना, ये सभी मुल्क एक कॉलोनियल पावर के अंडर आए, थाईलैंड कॉलोनियल पावर्स के अंडर नहीं रहा। थाईलैंड कोल्ड वॉर ब्लॉक पॉलिटिक्स के दौरान वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मिला हुआ था। थाईलैंड ने सेटो साइन किया हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस समय के अमेरिका के किए गए मिलिट्री अलायंसेस जैसे कि सीटो था, सेंटो था, जिसके अगेंस्ट यूएसएसआर के द्वारा वर्सा पैक्ट किया गया था, जहां एक तरफ यूएसए का ब्लॉक यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटलिस्ट ब्लॉक, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार कर रहा था, मिलिट्री अलायंसेस कर रहा था, पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस कर रहा था। वहीं दूसरी ऑफ यूएसएसआर वर्सा पैक्ट कर रहा था और उस पैक्ट के तहत अपने साथ मुल्कों को जोड़ रहा था। तो दोनों ही ब्लॉक अपनी अपनी तरफ से मुल्कों को जोड़ने का काम कर रहे थे। थाईलैंड सीटो की सीट था, यानी कि थाईलैंड के बैंकॉक में, आपको ये बात पता होनी चाहिए, थाईलैंड के बैंकॉक में सीटो का हेडक्वार्टर था, सीट थी। इसके बावजूद भी, क्योंकि थाईलैंड वेस्टर्न ब्लॉक के साथ था, थाईलैंड नॉन अलाइनमेंट में नहीं था, वो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, वहाँ पर इनफैक्ट सीट आती है सीटों की। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के संबंध थाईलैंड के साथ अच्छे रहे, कल्चरल टाइज़ बहुत अच्छे रहे, इकोनॉमिक टाइज़ बहुत अच्छे रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे रहे हैं। टूरिज़म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है थाईलैंड भारत के लिहाज से। तो इस तरह से संबंध अच्छे चलते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाओस की अगर हम बात करें
तो लाओस भी न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करता था, इंडिया नॉन अलाइनमेंट के कंसेप्ट को फॉलो करता था। तो इंडिया लाओस के न्यूट्रलिटी के स्टांस को सपोर्ट करता था, लाओस इंडिया के नॉन अलाइनमेंट के स्टांस को सपोर्ट करता था। तो लगभग दोनों का बेस लगभग सेम है। लाओस भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, वो न्यूट्रल रहता था, हालांकि न्यूट्रलिटी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। इंडिया नॉन अलाइनमेंट में रहता था, वो भी किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन नॉन अलाइनमेंट में होते हुए इंडिया हर इंटरनेशनल इवेंट में इंटरवीन करता था। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस बेसिस पे दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे एक साथ रहे। फिर इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहा था इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन में, जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत बना था 1954 में, जिस जिनेवा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि किस तरह से वियतनाम जो है उसके अलग अलग डिमार्केशंस होंगी, जिसमें से लाओस किंगडम फिर कंबोडिया किंगडम, इस तरह की चीज़ें निकल करके आई। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे में लाओस किंगडम इस बात को भी लेकर के भारत के साथ एक एफिनिटी रखती थी। उसके बाद हम कंबोडिया की बात करते हैं। कंबोडिया भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंबोडिया के उस समय के जो प्रीमियर हुआ करते थे, उनके जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट संबंध थे, अच्छे रिश्ते थे। सिहानॉक हुआ करते थे, नोरोदोम सिहानॉक। तो नोरोदोम सिहानॉक कंबोडिया, इनके अच्छे संबंध थे जवाहरलाल नेहरू के साथ। कंबोडिया भी इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन में इंडिया की भूमिका की सराहना करता था कि इंडिया ने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है वियतनाम के डिमार्केशन में, और कंबोडिया भी इंडिया की इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का समर्थन करता था। कंबोडिया भी वेस्ट ब्लॉक पॉलिटिक्स की खिलाफत करता था, और कंबोडिया के साथ इंडिया के कल्चरल टाइज़, डिप्लोमेटिक टाइज़, इकोनॉमिक टाइज़ बहुत अच्छे से चले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कंबोडिया के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। वियतनाम के साथ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर में वियतनाम के साथ संबंध मैंने अच्छे से समझा दिए थे, तो दोबारा उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे भारत के। वहाँ के उस समय के प्रीमियर तुनकू अब्दुल रहमान इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ये जवाहरलाल नेहरू के साथ अच्छी मित्रता रखते थे। दोनों की एजुकेशन वेस्टर्न रही है, दोनों विदेश में पढ़ते रहे हैं, उस समय से एक दूसरे को जानते थे। इसलिए दोनों कल्चरल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल एरिना में एक जैसी सोच भी रखते थे। दोनों की पॉलिसीज़ भी काफ़ी आपस में मिलती जुलती थी। भारत के शुरुआती तौर पर जितने बिजनेस वेंचर्स थे इंटरनेशनल लेवल पे, मलेशिया उनको वेलकम करने में अग्रणी रहा। इंडिया के ट्रेड रिलेशंस मलेशिया के साथ बहुत पुराने रहे हैं। इंडोनेशिया के द्वारा जब क्रश मलेशिया प्लान शुरू किया गया था, इंडिया ने उसकी खिलाफत की थी। इंडिया ने हमेशा से मलेशिया का समर्थन किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, उस समय विश्व भर के किसी मुल्क ने भारत के साथ उस लेवल पर समर्थन नहीं दिया, लेकिन मलेशिया और सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1962 इंडो चाइना वार के समय में भी मलेशिया ने इंडिया का समर्थन किया था, इंडिया को सिंपैथी पे की थी। उस समय वेस्टर्न कंट्री ने भी सिंपैथी पे की थी क्योंकि उनका एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड था। लेकिन अगर 1965 की इंडिया पाकिस्तान वार की बात करते हैं तो मलेशिया ने भारत का समर्थन किया था, सिंगापुर ने भी किया था। और देखिए आज संबंध बदल चुके हैं। महातीर मोहम्मद आज वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, और आज जब भारत ने धारा 370 ख़त्म की थी कश्मीर में, तो मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर कवर किए हैं कि उनके स्टैंड क्या थे मलेशिया के। तो भारत के मलेशिया के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी समय पुराने रहे हैं। उस समय में भी भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, और उसके तहत मलेशिया का भारत को समर्थन था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुनकू अब्दुल रहमान के साथ जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, पुराने थे। ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के साथ संबंध भारत के बहुत अच्छे थे। आपको पता होना चाहिए वहाँ के प्रीमियर सुकर्णो जो जवाहरलाल नेहरू के साथ मित्रता का भाव रखते थे, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। 1955 में जब बांदंग कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर, जिसके तहत 10 सिद्धांत जन्म लिए, जिन 10 सिद्धांतों के तहत बाद में जा कर के फाइनली 1961 में बेलग्रेड में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली मीटिंग होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर होल्ड हुआ था बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में। उस समय बेलग्रेड काउंट होता था, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो जो 1961 में वहाँ पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है,
वो जिन 10 सिद्धांतों पर आधारित थी, वो 10 सिद्धांतों का गठन, उनका फाइनलाइजेशन लगभग 1955 के इस बांडुंग एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांत जो लिए गए थे वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर से लिए गए थे, और 5 जो हैं वो लगभग जवाहरलाल नेहरू की ही सोच, यानी कि जिसे हम पंचशील कहते हैं, वो शामिल किए गए थे। तो संबंध बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बेहतर था। लेकिन सुकर्णो इसके बाद कुछ स्टेप आगे चले गए। सुकर्णो ने एक क्रूसेड शुरू कर दिया, और उनका मानना ये था कि नेफोज वर्सेस ओल्डेफोज होना चाहिए, न्यूली एमर्जिंग फोर्सेस वर्सेस ओल्ड इस्टेब्लिश्ड फोर्सेस। तो न्यू एमर्जिंग फोर्सेस वर्सेस ओल्ड इस्टेब्लिश्ड फोर्सेस होना चाहिए, और ऐसा मानते थे सुकर्णो, और इंडोनेशिया ऐसा मानता था। उन्होंने क्रूसेड किया, एंटी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट क्रूसेड किया, इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट एक क्रूसेड किया, और उन्होंने बहुत ही फियर्स एक्शंस लेने शुरू कर दिए। इंडिया इस चीज़ को समर्थन नहीं देता था, इंडिया किसी भी तरह के मिलिटेंट एक्ट को समर्थन नहीं देता था। इंडिया नॉन अलाइनमेंट के साथ खड़ा था, और उसका मानना था कि देश की जनता धीरे धीरे उसे खुद ही ख़त्म कर दे। ऐसे में इंडोनेशिया जिस समय में अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में था, उस समय इंडोनेशिया का साथ इंडिया ने दिया था डच पावर्स के अगेंस्ट। यही कारण थे कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध अच्छे थे। लेकिन इंडोनेशिया के इस तरह के मिलिटेंट स्टांस अपना लेने के बाद, नेफोज ओल्डेफोज जैसे कंसेप्ट अपना लेने के बाद, जब इंडोनेशिया ने एक मुहिम छेड़ दी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, एक मिलिटेंट स्टैंड ले लिया, जिसके तहत वो कभी चाइना के क्लोज पाया जा रहा है, कभी पाकिस्तान के भी क्लोज पाया जाएगा। इंडिया इस चीज़ के अगेंस्ट था। इंडिया मानता था इससे ब्लॉक पॉलिटिक्स इंड्यूस हो जाएगी एशिया पैसिफिक रीजन में, ख़ास तौर पर इंडोनेशिया और अदर मुल्क उसका पार्ट बन सकते हैं। ये ठीक स्टैंड नहीं है। इसके तहत संबंधों में कमी आनी शुरू हो गई, और मैं आपको क्लियर बता दूं कि इंडोनेशिया के द्वारा उस समय में पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे किए गए, और सुकर्णो के द्वारा उस समय में जब वो सुकर्णो पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान में उस समय में आयूब खान के साथ मिलकर के उन्होंने एक कम्युनिक इशू किया, जॉइंट स्टेटमेंट इशू की, जिसके तहत उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको लेकर के पाकिस्तान को उसका लेजिटिमेट ड्यू राइट मिलना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट उनके द्वारा आनी शुरू हो गई थी। और 1962 इंडो चाइना वॉर में भी उन्होंने इंडिया के स्टैंड को क्रिटिसाइज़ किया था। तो कुल मिलाकर के इंडोनेशिया के साथ संबंध इन मामलों में बिगड़ने शुरू हो चुके थे। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिक लेवल पर बात करें, कल्चरल टाइज़ की बात करें, तो संबंध बिगड़े नहीं। ये वो मुल्क हैं जहाँ पर इंडिया की एक अच्छी खासी कल्चरल टाइज़ बनते हैं। जहाँ मलेशिया में मलय लोग रहते हैं, चाइनीज़ लोग रहते हैं, वहीं इंडियन कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। इसी तरह से इंडोनेशिया में भी इंडियन कम्युनिटीज़ रहती हैं। किसी ज़माने से, मध्यकालीन भारत के समय से ही वहाँ पर भारत के सांस्कृतिक प्रसार वहाँ पर हुआ। ग्रेटर इंडिया का जन्म इस क्षेत्र की ओर हुआ। ट्रेडिशनल कल्चरल रिलेशंस इन मुल्कों के साथ भारत के बहुत पुराने रहे हैं। भारतीय राजा, भारतीय शासक भी वहाँ पर जा कर के सत्ता स्थापित करते रहे हैं किसी समय में। तो इस तरह से भारत के वह संबंध थे और वह चलते रहे। इन मामलों में इंडिया इंडोनेशिया का रिलेशन न्यूट्रल रहा, और एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है। फ़िलीपींस की अगर हम बात करते हैं, फ़िलीपींस के साथ भारत ने संबंध बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि फ़िलीपींस क्लियरली ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा था। फ़िलीपींस वेस्टर्न ब्लॉक के साथ मिला हुआ था, और फ़िलीपींस ने भारत की इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाना तो बहुत दूर की बात है। फ़िलीपींस ने इसको देखते हुए न्यूट्रल स्टांस भी नहीं रखा। उसने वेस्टर्न ब्लॉक की जम करके मदद की है, और उस समय में एयर बेस और नेवल बेस अपने प्रोवाइड किए गए थे फ़िलीपींस के द्वारा अमेरिका को, जिसमें कि क्लार्क एयर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्यूबिक नेवल बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लार्क एयर बेस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िलीपींस एक इंपॉर्टेंट एयर बेस और नेवल बेस प्रोवाइड करता है अमेरिका को, जिसके तहत अमेरिका ऑलवेज नॉर्थ कोरिया और चाइना की हरकतों को पैसिफिक ओशन में कंटेन करने के काम करता है। साउथ पैसिफिक ओशन में भी साउथ चाइना सी में भी चाइना की हरकतों को कंट्रोल करने का काम जो है वो फ़िलीपींस से ही करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी वजह से फिर फ़िलीपींस और भारत के संबंध उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि फ़िलीपींस वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन चुका था। लेकिन फिर भी संबंध नॉर्मल रहे, किसी तरह की राइवलरी दोनों मुल्कों के बीच में नहीं थी। अगर बात हम ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया भी वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलियन भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया ने भी सीटो ट्रीटी साइन की थी, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का स्टांस न्यूट्रल रहा। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि
इस पूरे के पूरे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर फॉल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में कंटेन करने के लिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर ऑस्ट्रेलिया ही वो जगह है जहाँ से वेस्टर्न ब्लॉक अपने ऑपरेशंस एक्टिवेट कर सकते हैं इस पूरे के पूरे इंडियन और पैसिफिक ओशन में। इसके लिए भी इंडिया को उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की बहुत ज़रूरत है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत ही कॉशियस पॉलिसी ली हमेशा से। ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी पाकिस्तान और चाइना के साथ जा कर के इंडिया की खिलाफत नहीं की। वेस्टर्न ब्लॉक के साथ होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया कभी भी चाइना के फेवर में नहीं गया, पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, इंडिया के अगेंस्ट, और ऑलवेज उसने एक न्यूट्रल स्टांस रखा। इनफैक्ट इंडिया के साथ उसके कल्चरल रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, और एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध न्यूट्रल रहे, अच्छे रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, और आज दिन तक वो संबंध उसी तरह से स्थापित है। तो ये मैंने इन मुल्कों के साथ आपको संबंध बता दिए। वेस्ट के साथ मैंने रिलेशंस आपको बता दिए पहले ही, जब मैंने पैलेस्तीन का इशू आपको समझाया, इजिप्ट का इशू मैंने आपको समझाया। वेस्ट के साथ ऑलवेज इंडिया के रिलेशन इसी तरह के रहे कि वेस्ट का महत्व इंडिया जानता था। देखिए, वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें जब मैं वेस्ट एशिया का जिक्र कर रहा हूँ, उसका महत्व इंडिया जानता था। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के तौर पर वो जाने जाते मुल्क हैं, और ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी के लिए बहुत बड़ा सोर्स फॉसिल बेस्ड रिसोर्सेज ही माने गए हैं लंबे समय तक, आज दिन तक भी वही बने हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भारत के कल्चरल टाइज़ हैं, भारत ऑलवेज़ उन्हें प्रोक्लेम करता रहा है। और फिर वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था ब्लॉक पॉलिटिक्स के माध्यम से भी इंडिया की स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए। वहाँ पर इंडिया का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इन्फ्लुएंस होना बहुत इंपॉर्टेंट था। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर इन्फ्लुएंस, और वो अच्छा रहा। इंडिया ने ऑलवेज़ एंटी इम्पीरियल, एंटी कॉलोनियल स्टांस वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के सपोर्ट किए हैं, और उसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ संबंध बहुत ज़रूरी हैं। मेडिटेरेनियन सी से ही ब्लैक सी का कनेक्शन होता है, और उसी ब्लैक सी के कनेक्शन के माध्यम से ही उस समय में जो यूएसएसआर के अंदर आने वाला ईस्टर्न यूरोप हुआ करता था, उसके साथ भारत के व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसके अलावा यही मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप को कनेक्ट कर देता है वाया रेड सी, स्विस कनाल होते हुए ईस्ट के साथ, यानी कि एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ। तो ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, व्यापारिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, और ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से भी। तो इसके लिए भी वेस्ट के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि क्योंकि वेस्ट ऑलमोस्ट उस समय ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ के तौर पर जाना जाता था, अमेरिका के साथ था, और कंटेनमेंट पॉलिसी को समर्थन करता था, जो कंटेनमेंट पॉलिसी अमेरिका ने चलाई रशिया को, यूएसएसआर को और सोशलिज्म को कंटेन करने के लिए। ऐसे में इंडिया के द्वारा जो उस समय संबंध स्थापित हुए, उसमें वेस्ट की कंसिडरेशंस ऑलवेज़ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते थे, और उनका क्रिटिसिज्म इंडिया को लेकर के, उनकी अपोजिशन इंडिया को लेकर के यही रहेगी कि इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहा। इंडिया नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा रहते हुए वेस्टर्न एक्टिविटीज़ को कई बार अपोज करता था। तो इसको लेकर के उनके मन में भी इंडिया को लेकर के अपोजिंग ट्रेंड आ जाते थे। इसी तरह से इंडिया का संबंध परिभाषित में अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन नेचुरली सीटों का पार्ट था, वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था, और तो इसके तहत ब्रिटेन की सपोर्ट पाकिस्तान को मिलती रही। और जब जब अमेरिका चाइना के साथ अलाइन हुआ तो फिर ब्रिटेन की सपोर्ट चाइना को भी मिलती रही। लेकिन इसके अलावा जो संबंध परिभाषित होते हैं ब्रिटेन और इंडिया के, वो यहीं पर हैं कि जब इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ था तो नेचुरली ब्रिटेन के द्वारा इंडिया को सिंपैथीज दी गई थी, और चाइना के इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसमें मित्रता भारत के प्रति ज़्यादा नहीं है। इसमें आस्पेक्ट ये नज़र आता है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो कम्युनिस्ट कंट्री की अपोजिशन करना ज़्यादा प्रबल था उस समय इंडिया को जब वो सिंपैथी दिखा रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू कि वो इंडिया के साथ मित्रता रखना चाह रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक इसी तरह से ब्रिटेन के साथ बाद में ट्रेड रिलेशन, कमर्शियल रिलेशन अच्छे चलते रहे, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे रहे। लेकिन जब जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत एंटी इम्पीरियल, एंटी कॉलोनियल, एंटी वॉर, डिसआर्मामेंट की बातें की हैं, पीस इस्टेब्लिश की बातें करने की बातें की हैं, जब जब वेस्टर्न इंटरेस्ट हार्म हुए हैं, तब तक उन्होंने इंडिया के प्रति अपोजिंग स्टैंड लिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जैसे कि स्विस कनाल का इशू। स्विस कनाल के इशू की बात करें तो इंडिया ने क्योंकि इजिप्ट का साथ लिया था, इस बात को लेकर के भी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव उतना खुश नहीं था। जैसे कि ब्रिटेन, इंडिया ने इजराइल को मान्यता नहीं दी एज ए स्टेट,
और पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट किया, अरेबिक पीपल का सपोर्ट किया, इसको भी लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड उतना खुश नहीं था जैसे कि ब्रिटेन। ठीक इसी तरह से फ्रांस के साथ भी संबंध है। फ्रांस इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था उस समय में। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही महत्वपूर्ण थे, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, दोनों के पास अच्छी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी भी थी और ट्रेड एंड कमर्स वाइज भी इंडिया के इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे उनके साथ। इसके तहत फ्रांस के साथ भी भारत के महत्वपूर्ण संबंध थे। फ्रांस भी इस बात को महत्व देता था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि 1954 के जेनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत जो इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन स्थापित किया गया, जिसके तहत फ्रेंच कॉलोनी यानी कि इंडो चाइना, जिसमें यानी कि वियतनाम, जिसको बाद में तोड़ करके लाओस किंगडम, कम्बोडियन किंगडम, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम यानी कि नॉर्दर्न वियतनाम और रिपब्लिक ऑफ वियतनाम यानी कि साउदर्न वियतनाम बनाया गया। उसमें भारत का अहम रोल था कनाडा और पोलैंड के साथ साथ, और इस बात को फ्रांस रिकॉग्नाइज़ करता था। तो इस तरह से फ्रांस के साथ संबंध तो अच्छे थे, लेकिन फिर से वही कहानी, जब इजिप्ट का सपोर्ट किया इंडिया ने स्वेज कनाल क्राइसिस को लेकर के, तो फ्रांस अपोज हुआ क्योंकि फ्रांस इजिप्ट के अपोजिशन में था। जब इसराइल का समर्थन किया, इसराइल के खिलाफ गया इंडिया पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के, तो फ्रांस इंडिया के खिलाफ था क्योंकि इंडिया उस समय पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में था, इसराइल की नहीं, और फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस है वो इसराइल के सपोर्ट में थे। तो इस तरह से इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो वो अपोजिशन में नजर आएंगे, अदरवाइज़ चीज़ें नॉर्मल रहीं, कंफर्टेबल रहीं। जापान के साथ भारत की बात करें तो भारत ने वो स्टैंड नहीं रखा जापान को लेकर के जो स्टैंड वर्ल्ड वार 2 से पहले था। नेचुरली वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान मिलिट्रीली एक्सपेंशन कर रहा था, और ऐसे में जापान, जर्मनी, इटली, तो जापान नाजीवादी, फांसीवादी ताकतों का समर्थन कर रहा था, जर्मनी नाजिस्ट, इटली फैसिस्ट, तो जापान उनके साथ था। तो ऐसे में इंडिया इन नाजीवादी, फांसीवादी फोर्सेस को अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपोज करता आया था आज़ादी से पहले, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसे में जापान के खिलाफ था, लेकिन जब आज़ादी मिली है उसके बाद इंडिया के जापान के साथ संबंध वो नहीं रहे। इंडिया ने वर्ल्ड वार 2 के पहले वाले जापान का स्टैंड कंटिन्यू नहीं रखा। इंडिया ने रिलेशंस को बेटर कर दिया क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद का जापान डिफरेंट जापान था, और इसी के तहत इंडिया ने जापान से वॉर रेपरेशंस भी नहीं मांगे। वॉर को लेकर के जापान से जो मुल्कों ने रिपेयर वर्क के लिए पैसा मांगा, सपोर्ट मांगी, इंडिया ने नहीं मांगी। इसलिए 1952 में इंडिया ने किसी तरह का कोई वॉर रेपरेशन नहीं मांगा। भारत जापान के संबंध सुधरे, भारत जापान के बीच में लोन एग्रीमेंट भी हुए, जिसे येन लोन एग्रीमेंट्स कहते हैं, सिविल एविएशन एग्रीमेंट्स भी हुए, ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए उस समय में। तो ट्रेड, कॉमर्स, एविएशन, लोन एग्रीमेंट, इस तरह के संबंध भारत जापान के स्थापित हुए। तब से लेकर के आज दिन तक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, अच्छे हैं। इसी के तहत आगे बढ़ते हैं। जापान के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके विषय में मैंने डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया, तो वहाँ पर अब जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीकन नेशंस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। अफ्रीकन नेशंस में भी ठीक उसी समय में डीकोलोनाइजेशन का फेज़ चल रहा था जिस समय में भारत में चल रहा था। इंडिया अफ्रीका के डीकोलोनाइजेशन के इस फेज़ को सपोर्ट करता था, एफ्रो एशियन वर्ल्ड को इमेजिन करता था, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इस अफ्रीकन कंट्रीज़ की सपोर्ट को एक्सपेक्ट करता था उस समय में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के तहत। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलवेज़ इंडिया ने अफ्रीका में चल रही अपार्थाइड मूवमेंट की खिलाफत की है, जिसके तहत इंडिया ने एंटी अपार्थाइड स्टैंड रखा है, यानी कि जो श्वेत रंग के लोगों के द्वारा काले रंग के, श्याम रंग के लोगों के खिलाफ एक रेसिस्ट टेंडेंसी रखी जाती थी, जिसे अपार्थाइड कहते हैं। इंडिया ने इसकी खिलाफत ऑलवेज़ की। इसी को लेकर के इंडिया साउथ अफ्रीका के रिलेशन लंबे समय तक स्ट्रेंड रहे। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में किसी भी तरह की अपार्थाइड एक्टिविटी को अपोज किया, और हर तरह की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उनके ऊपर रोक लगाई, ऑब्स्ट्रक्शन लगाई, किसी भी तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश की साउथ अफ्रीका के ऊपर कि इन चीज़ों को सुधारिए। और आप सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला का लंबा अभियान चला था और भारत ने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है भारत रत्न, जो नेल्सन मंडेला को दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के भारत के संबंध इस तरह से बनते हैं अफ्रीका के साथ कि वो अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अफ्रीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट, अफ्रीकन एंटी इंपीरियल, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को इंडिया सपोर्ट करता है। शुरुआती तौर में अफ्रीका की साउदर्न और ईस्टर्न, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की साउदर्न ईस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जैसे कीनिया है, तंजानिया है, इस तरह के सभी मुल्क। इसके बाद इंडिया ने नॉर्दर्न अफ्रीका के मुल्कों को भी सपोर्ट करनी शुरू की, चाहे वो मोरक्को है, चाहे अल्जीरिया है, चाहे तुनीशिया है, चाहे लीबिया है। इनके साथ भी भारत आया। तो अफ्रीका के साथ इस तरह से भारत के संबंध रहे हैं। ये हमने नेहरू का फेज़ पूरी तरह से अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब हम इस फेज़ को आगे ले जाते हैं। इनके बाद आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समय में फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया नेहरूवियन आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, और किस तरह से फ़ॉरेन पॉलिसी अब धीरे धीरे
लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद फिर राजीव गांधी और उनके बाद फिर वीपी सिंह, देन चरण सिंह और उसके बाद वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर और फिर पीवी नरसिम्हा राव, देन देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो नेचुरली ही जवाहरलाल नेहरू का जो एक्सपोजर था इंटरनेशनल लेवल पे, जो उनका कद था, वो एक कद्दावर शख्सियत के धनी थे। फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्टीज़ बहुत पुरानी थी, इंडिपेंडेंस से पहले से ही वो इन चीज़ों में एक्टिवेट थे। सोशलिज़म के कंसेप्ट पे गहन पकड़ थी उनकी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित रहते थे, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को बेटर समझते थे, वेस्टर्न सोसाइटी में काफ़ी समय बीता। इसकी वजह से ही यूनाइटेड स्टेट्स को लेके ऑलवेज़ अप्रीहेंसिव भी रहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑलवेज़ जो प्रोग्राम रहेंगे एशियन रीजन को लेकर के या इस पूरे के पूरे एफ्रो एशियन वर्ल्ड को लेकर के, वो किस डायरेक्शन की ओर जाने वाले हैं, वो किस तरह के अपरेटस डेवलप करने वाला है, इस चीज़ को लेकर के वो सस्पिशियस इसलिए रहते थे क्योंकि वो उन स्कूल ऑफ थॉट्स, उन आइडियोलॉजीज़ में समय बिता चुके थे, वो ये जानते थे चीज़ों को। ये भी एक कारण है कि वो ऑलवेज़ नॉन ब्लॉक पॉलिटिक्स के कंसेप्ट को ही सपोर्ट करते थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं तो उनके दौरान भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कंसेप्ट बना रहता है। जो नेहरूवियन समय के रिटॉरिक्स हैं, जो हम आलाप जप रहे थे, वो आपको कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नज़र आएंगे। लेकिन अब शिफ्ट आने की एक शुरुआत हो जाएगी, जो शिफ्ट आने की शुरुआत हो जाएगी, जो फाइनली कंसंट्रेट करेगा इंदिरा गांधी के समय में। फिर क्लियर कट आपको शिफ्ट दिखेगा इंदिरा के समय में, लेकिन उसकी शुरुआत इस दौर में हो जाएगी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के समय में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। पहले इवेंट की बात करें तो चाइना के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट कर देना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देना, और दूसरा इवेंट इंडो पाकिस्तान वॉर की बात करें। चाइना के द्वारा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया उस समय में, उसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को और इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को किस तरह से बदला है, वो ये हो जाता है कि चाइना के द्वारा जब चाइना के लोपनौर में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, 1964 की बात है, अक्टूबर महीने की बात है, 1964 अक्टूबर, लोपनौर में जब वहाँ पर ये इवेंट होता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट, क्योंकि चाइना न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हो चुका है। अब ऐसे में इंडिया के ऊपर एक नेचुरल ही सिक्योरिटी थ्रेट आता है, और भारत में इंटरनली जो कांग्रेस है उसके भीतर 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक प्रो बॉम्ब ग्रुप हो जाएगा, एक एंटी बॉम्ब ग्रुप हो जाएगा, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लगातार कांग्रेस पे दबाव बनाएंगी, लाल बहादुर शास्त्री पे दबाव बनाएंगी कि हमें भी न्यूक्लियर एक्विजिशंस करनी चाहिए। तो इस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजरेंगे, उनके ऊपर दबाव होगा। उस समय में जनसंघ के नेता यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी यही कहेंगे कि चाइनीज़ बॉम्ब का एक ही जवाब है, इंडियन बॉम्ब। तो प्रेशर ये आएगा कि इंडिया को भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करना चाहिए, इंडिया को न्यूक्लियर पावर एक्वायर करनी चाहिए। इससे ही हम चाइना को बैलेंस में रख पाएंगे, इसी से इस एशियन रीजन में शांति बहाल हो पाएगी। अदरवाइज़ चाइना का थ्रेट बना रहेगा, और चाइना के ऑलवेज़ रिलेशन पाकिस्तान के साथ स्थापित रहते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इसके तहत भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है इस क्षेत्र को लेकर के। तो एक एस्पेक्ट लाल बहादुर शास्त्री पे दबाव इस चीज़ का है, लेकिन दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री पे इस बात का भी दबाव है कि लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही डिसआर्मामेंट की। हम डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते रहे। इंडिया इनफैक्ट 1952 में इंडिया रेजोल्यूशन भी लाया, मैंने आपको बताया, आयरलैंड ने इंडिया का समर्थन किया था उस रेजोल्यूशन में, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की दिशा में बात करता था। इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को समर्थन करते थे। तो कहाँ गया फिर इंडिया का वो नॉन प्रोलिफरेशन का स्टैंड, कहाँ गया इंडिया का वो डिसआर्मामेंट का स्टैंड, कहाँ गया इंडिया का वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का स्टैंड, फ्रेंडशिप की बात, नॉन अग्रेशन का स्टेचर। तो ये भी एक दबाव है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा है, इंडिया पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है, इंडिया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप करने के खिलाफ है, केमिकल वेपन के खिलाफ है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट है। ऐसे में हम ये करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मार्क्ड शिफ्ट होगा इंडिया की आइडियोलॉजी को लेकर के, और इसने बड़े स्तर पर जो विश्व स्तर पे हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ी की है, जिसका एक दबाव बन रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड ब्लॉक पॉलिटिक्स के ऊपर कि ब्लॉक पॉलिटिक्स को छोड़ा जाए, शांति के दौर को बहाल किया जाए। इंडिया की छवि इस मामले में धूमिल हो जाएगी, इंडिया की छवि कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले ही इंडिया के ऊपर आरोप लग चुके थे, और उन आरोपों का दौर जवाहरलाल नेहरू के समय में ही शुरू हो चुका था, जिसका सबसे प्रबल उदाहरण था गोवा से पुर्तगालियों को भारत ने जब खदेड़ा। देखिए, सालाजार रूलर हुआ करते थे पुर्तगाल के, जब वो मान ही नहीं रहे थे भारत के किसी भी नेगोशिएशन को गोवा में, तो ऐसे में इंडिया ने जब गोवा से उन्हें उखाड़ा, सेना का इस्तेमाल लेकर के
तब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था। इवन एफ्रो एशियन वर्ल्ड से भी इंडिया को क्रिटिसिज्म आया था कि अब आपने बल का प्रयोग क्यों किया, आपने सेना का प्रयोग क्यों किया, आपने पुर्तगालियों को जबरन अपने गोवा से उखाड़ दिया, ये करेक्ट आस्पेक्ट नहीं है। जबकि आप तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, आप डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, आप नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन अब आपने क्या कर दिया पुर्तगालियों के साथ। तो उस समय में भी भारत को जवाब देने मुश्किल थे, लेकिन भारत का स्टैंड यही था कि गोवा में नेशनल मूवमेंट चल रही थी, गोवा के लोगों के द्वारा पुर्तगाली रिजिम के अगेंस्ट मूवमेंट्स थी। पुर्तगाल क्योंकि मसैकर कर रहा था लोगों का, उन मूवमेंट्स को दबाने का प्रयास कर रहा था, तो हमने अपना स्टैंड ही फॉलो किया है जो पहले दिन से रहा है। हमने उन मूवमेंट को, उन पीपल लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया है, उसके समर्थन में जब लोगों का मसैकर हो रहा है तब हमने सेना को भेजा है और गोवा को आज़ादी दिलाई है पुर्तगालियों से। लेकिन फिर भी इंडिया का क्रिटिसिज्म था। तो इंडिया अब और क्रिटिसिज्म के दौर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इससे इंडिया के द्वारा खड़ा की जा रहा वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना, वो थर्ड फ्रंट जिसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ सकता था, इंडिया की छवि कमज़ोर पड़ सकती थी। लेकिन फिर भी दबाव था। आप ऐसा मान लीजिए कि फिर से कांग्रेस के भीतर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप बन गए। एक्सट्रीमिस्ट वो जो कहते थे कि बॉम्ब कल्चर को फॉलो कर लिया जाए, मॉडरेट वो जो कहते थे कि अभी नहीं, हम किसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक दबाव लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर था, और लाल बहादुर शास्त्री भी कई बार ये स्टेटमेंट्स देते पाए गए कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की आइडियोलॉजी से भटका नहीं है, इंडिया शांतिप्रिय मुल्क है, शांति प्रियता के मार्ग पे ही चलना चाहता है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते रहे कि किसी भी तरह से कोई फॉरेन पॉलिसी या किसी भी कंट्री की पॉलिसी जो है वो रिजिड या फिक्स नहीं हो सकती, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। ज़रूरत आने पर अगर नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम उठाना पड़े तो वो कदम उठाना भी उसी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनता है। यहाँ पर वो जवाहरलाल नेहरू को कोट करते पाए जाते थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू खुद ये कहते थे कि भविष्य को कोई भी अभी नहीं देख सकता है, और भविष्य में यदि किसी तरह के परिवर्तन आने अनिवार्य हैं किसी भी नीति में, तो वो उस समय में आने ज़रूरी हो जाएंगे, और वो आने भी चाहिए। यही किसी नीति का जिंदा रहने का आधार बनता है। अगर कोई पॉलिसी जिंदा भी रहना चाहती है वो इसी आधार पर रह सकती है अगर वो एवोल्यूशनरी हो, समय के अनुसार कालांतर में बदलती रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से एक आस्पेक्ट ये है कि इंडिया नेहरू आइडियोलॉजी से थोड़ा शिफ्ट होता नज़र आता है, इंडिया न्यूक्लियर एक्विजिशन की तरफ झुकाव नज़र आता है, इंडिया में माहौल है, लाल बहादुर शास्त्री पे इस बात का दबाव है, और शास्त्री के स्टेटमेंट धीरे धीरे नॉन अलाइनमेंट के रिटोरिक से डिविएट है। तो इन प्रैक्टिस चीज़ें चेंज होने लगी हैं, लेकिन इन थ्योरी अभी भी रिटोरिक्स नॉन अलाइनमेंट के ही चल रहे हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलती परिस्थितियाँ, जैसे कि इस समय न्यूक्लियर टेस्ट करना चाइना का, उसने भारतीय राजनीति को बदला, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों को बदला, और अब भारत के सामने चुनौती है, क्योंकि भारत के लिए अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में उसका इमीडिएट पड़ोसी अगर न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो जाता है तो इंडिया के लिए ये एक बहुत चिंता की बात है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इशू जो उस समय में लाल बहादुर शास्त्री के सामने आया वो था इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में पहले ही लेक्चर दे दिया है द नेहरूवियन स्टेट के तहत, जिसमें मैंने आपको सारा कोर्स ऑफ वॉर अच्छे से सब कुछ समझा दिया था। 1965 की इस वॉर के तहत पाकिस्तान को मोटिवेट करने वाली दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। सबसे पहला एस्पेक्ट यही था कि उसे चाइना का समर्थन था, और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि उसे अमेरिका के द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन और मनी। क्योंकि पाकिस्तान उस समय वेस्टर्न ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा था, वो सेटो का मेंबर था, और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह काम कर रहा था अमेरिका के लिए इस पूरे रीजन में बैलेंस ऑफ पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण था अमेरिका के लिए, और अमेरिका उसके तहत पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल, वेपन वाइज और फंडिंग वाइज सपोर्ट कर रहा था। इसका भारत को नुकसान हो रहा था, और इस समय तक चाइना के साथ इंडिया का 1962 की वॉर हुई थी। इंडिया का मोराल वैसे ही गिरा हुआ था उस दौर में, वहाँ से परास्त होने के बाद चाइना के हाथों, और चाइना भी 1965 की वॉर के पहले पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहा है। ऐसे में चाइना के द्वारा सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के साथ भी खड़े नहीं होगा वो सीधे, लेकिन फिर भी वो भारत को इंडिया तिब्बत बॉर्डर को लेकर के, लद्दाख के रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के रीजन में भारत के ऊपर एक प्रेशर माउंट करेगा कि इंडिया यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी प्रमोट कर रहा है, इंडिया यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा रहा है, इंडिया यहाँ पर चाइनीज़ बॉर्डर को एनक्रोच करने का काम कर रहा है। जैसे कि इंडिया को वो कई अल्टीमेटम देगा कि इंडिया अपनी सेनाएं यहाँ से हटा ले, अदरवाइज़ चाइना फिर यहाँ पर मजबूर हो जाएगा एक्शन लेने को लेकर के। इस तरह से भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, एक फ्रंट पर इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान के साथ कमज़ोर पड़ जाए। पाकिस्तान ने उसको दो एंड पर चलाया,
पहले पाकिस्तान ने भारत में इन्फिल्ट्रेशन की, भारत में एक एजिटेशन क्रिएट करने की कोशिश की, इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश की इंडिया के अंदर कि भारतीय लोगों को ही, जो कश्मीर में रह रहे लोग हैं, उनको वेस्टर्न फंडिंग दी जाएगी, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर वहाँ पर भेजेगा, लोगों को एजिटेट करेगा इंडियन स्टेट के अगेंस्ट, और फिर एक मूवमेंट शुरू होगी जिसको फिर सेना के द्वारा समर्थन दिया जाएगा। जब वो उस स्तर पर कामयाब नहीं हो पाई, फिर पाकिस्तान के द्वारा सीधे अटैक लॉन्च किया गया और उस अटैक के तहत पाकिस्तान को वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है और ये इंडिया ने अपना जो कॉन्फिडेंस लूज़ किया था उस कॉन्फिडेंस को रीगेन किया। आज दिन तक किसी को क्लैरिटी नहीं है कि 1965 का युद्ध किसने जीता, लेकिन मुद्दा ये है कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध जिस कारणों से किया गया वह कारण यदि सिद्ध नहीं हो पाए, पाकिस्तान जिस मुद्दे से युद्ध करना चाहता था, वो कश्मीर में भारत को लेकर के अलगाववाद की भावना भड़काना चाहता था, उस दौर में वो सफल नहीं हो पाई, कश्मीरी साथ नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन आर्मी का, भारतीय सेनाओं का साथ दिया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जो क्षेत्र पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहता था, पाकिस्तान वो क्षेत्र कंट्रोल नहीं कर पाया, पाकिस्तान को खदेड़ा गया। तो जिन जिन इरादों से उसने शुरुआत की थी वह इरादे सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान हारा। लेकिन अब इन दोनों इवेंट्स के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, इस समय में अब अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन से जाता रहेगा, भारत से, पाकिस्तान से जाता रहेगा, उसका एंगेजमेंट हो जाएगा वियतनामीज़ वॉर, तो वो वियतनाम रीजन की और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा एंगेज हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे ही वो उस तरफ एंगेज होगा वैसे ही यूएसएसआर इस अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करेगा और वह एंटर करेगा। तो जैसे ही अमेरिका का डिसएंगेजमेंट होता है इस इंडिया पाकिस्तान रीजन से और वह एंगेज होता है वियतनामीज़ एरिया की ओर, तो यूएसएसआर की एंट्री होती है। और आपको पता है 1966 जनवरी में यूएसएसआर के ही अंदर आने वाले ताशकंद शहर में ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होता है, जिसके तहत इंडिया पाकिस्तान में सीज़ फायर साइन होता है और ये इंडिया पाकिस्तान 1965 का युद्ध वहाँ पर फिर ख़त्म हुआ उस सीज़ फायर के साथ साथ। और लाल बहादुर शास्त्री ने वो सीज़ फायर साइन किया, सीज़ फायर साइन करने के बाद उनका भी निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर अब इंदिरा गांधी के दौर की शुरुआत होती है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में अगर फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो नज़र ये आता है कि एक तो हमें एक क्या कह सकते हैं आप, एक नए रास्ते खुलते हुए नज़र आए कि हम न्यूक्लियर वेपन को लेकर के अल्टीमेट डिस्कशन के दौर में एंटर हुए। भारत नेहरूवियन आइडियोलॉजी से थोड़ा सेपरेट होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, हमने अच्छे खासे तरीके से उनके इलाके में घुस करके उनको मारने की काम किया। हम लाहौर तक चढ़ाई कर चुके थे, यानी कि हम अपनी जो पिछली पंचशील के सिद्धांत हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनसे आगे बढ़ गए हैं। हमने ये प्रोजेक्ट किया कि हमारे बॉर्डर, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी समय में अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें नज़र आया इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया कि चाहे चाइना उसके खिलाफ हो जाए कोई बात नहीं, चाहे पाकिस्तान को बड़ा अच्छा खासा समर्थन मिल जाए अमेरिका का, कोई बात नहीं। जब इंडिया की बात आएगी तो इंडिया अपनी गलतियों से सीख करके मुकम्मल होना जानता है। 1962 में उसने सीखा, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम शुरू हुए, इंडिया ने अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज़ करने की ओर ध्यान दिया, डिफेंस पे खर्चे की शुरुआत हो गई थी। उस दौर में कई चीज़ें भारत ने विकसित करने की शुरू की, जैसे नए नेवल बेस बनाने की शुरुआत कर दी। उस समय एयरफोर्स को सुपरसोनिक्स जेट प्रोवाइड करने का काम किया बड़े स्तर पर। इसी तरह से डेडिकेटेड माउंटेन रीजन में लड़ने वाले रेजिमेंट्स तैयार होने शुरू हो गए। 1 मिलियन की अच्छी खासी सेना तैयार करने का सपना देखा जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सारी चीज़ों के तहत एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का फेज़ तो शुरू हो ही चुका था, से 3 बरस लगभग बीत चुके थे। और उसी के दौरान इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और इंडिया इस समय अपने उस लॉस्ट मोरल को भी रीगेन करना चाहता था और वो वहाँ पर हुआ है। तो इंडिया ने ये प्रोजेक्ट किया है कि वो इस एशियन रीजन में एक इमर्जिंग प्लेयर है, चाहे कोई उसे एक्सेप्ट करे या ना करे या उसे कोई समर्थन दे या ना दे। इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता है, इंडिया किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडिया लड़ना जानता है, जवाब देना जानता है। इंडिया कभी भी फर्स्ट नहीं करेगा कोई एक्ट, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, ना तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, ना किसी तरह से अट्रैक्ट करेगा। इंडिया एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, एनक्रोचर नहीं है, लेकिन इंडिया डबल रिटेलिएशन का कंसेप्ट मानता है, दोगुना जवाब देना जानता है। अगर किसी तरह से उसकी सेनाएं या उसकी अस्मिता को, उसके बॉर्डर को, उनकी टेरिटरी को कोई भी छेड़ने का काम करेगा, ये इंडिया ने स्थापित किया। तो लाल बहादुर शास्त्री की एक बड़ी देन है कि इंडिया की एक बोल्ड, एक अग्रेसिव, एक स्ट्रॉन्ग इमेज उन्होंने प्रोजेक्ट कर दी इस इस इंडिया पाकिस्तान वॉर के रिजल्ट्स के तहत। अब यहाँ पर जब इंदिरा गांधी आती है तो सिनेरियो चेंज होगा।
1966 में इंदिरा गांधी आती हैं, सबसे पहले उस दौर में उन्हें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से ही जूझना पड़ता है। वो उसी चीज़ में परेशानी में चली रहती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको सत्ता में बैठाया है, जिसे हम सिंडिकेट कहते हैं, कांग्रेस के ही बीच महत्वपूर्ण शख्सियतें जो पुराने कांग्रेस के गार्जियन हैं, वही इंदिरा की मजबूत छवि को देखते हुए इस बात से भयभीत हो जाएंगे कि कहीं इंदिरा हाईजैक ना कर ले कांग्रेस को, कहीं टोटलिटेरियन ना हो जाए, अथॉरिटेटिव रूल ना करना शुरू कर दे, इन लोगों की कहीं पकड़ ही ख़त्म ना हो जाए कांग्रेस पर, तो वो इंदिरा को गिराना चाहेंगे। लेकिन इंदिरा किसी तरह से अपनी छवि को मजबूत करती चली गई और इंदिरा के द्वारा 1966 के बाद 1967 में चुनाव भी हुए, वो चुनाव भी जीते गए और उसके बाद उन्होंने 1971 में अपनी छवि को और मजबूत किया, दोबारा चुनाव जीत करके। इस दौरान इंदिरा गांधी के समय में हमें बहुत सी चीज़ों को समझना होगा। देखिए, इंदिरा गांधी एक कद्दावर शख्सियत की मालिक इस वजह से भी थी क्योंकि उन्हें जवाहरलाल नेहरू के समय में अच्छे खासे अनुभव थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही वो विश्व भर के तकरीबन सभी बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से मिल चुकी थी। हर तरह के विदेशी दौरे में वो जवाहरलाल नेहरू के साथ होती थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनके काम करने का एक्सपोजर अच्छा खासा था। तो एक महिला जो इतने बड़े स्तर पर विश्व भर की राजनीति में शामिल हैं, जो हर विदेशी दौरे में लगभग शामिल रहती थीं, जो अपने पिता की आइडियोलॉजी, अपने पिता की नॉलेज से इतनी एनरिच्ड रही हैं, जिनको महात्मा गांधी का संरक्षण भी मिला है, ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए एक्सपोजर लेना, उसके बाद वो एक नेत्री के तौर पर उभर करके आई, एक नेता बन करके आई, ये कुछ